ऊपर बात करेंगे। अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिया था ड्यूटीज के बारे में, राइट्स के बारे में। अब हम लोग डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो ट्रस्टी की पावर्स के बारे में कमरा बोल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग ने चैप्टर 3, 4 एंड 5 पे, अभी 3 और 4 पे डिस्कशन हो चुका था और अब बात करेंगे हम लोग चैप्टर 5 पे, जो कि है 46 से 54 तक। तो चैप्टर 5 जो है उसके बारे में डिस्कशन आज करना था। तो सबसे पहले ये है व्हाट इज द डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। तो यहाँ ट्रस्टी की असमर्थता क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे ट्रस्टी काम नहीं कर सकता है, या कुछ ऐसी असमर्थताएं जहाँ पे ट्रस्टी अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता है। तो उसके कुछ स्पेसिफिक सेक्शन चैप्टर 5 से रिलेटेड है, जो सेक्शन 46 से 54 में डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रस्टी की डिसेबिलिटीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि फर्स्ट जो सेक्शन 46 है वो क्या कहता है, ट्रस्टी कैन नॉट रेनाउंस आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो इसके बारे में पहले ही बात हुई थी कि नो पर्सन इज बाउंड टू एक्सेप्ट द ट्रस्ट। सेक्शन 10 में हम लोगों ने पढ़ा था इस बारे में। बट अब एक बार आपने एक्सेप्टेंस कर लिया ट्रस्ट का, उसके बाद क्या, उसके बाद आप उससे रिनाउंस नहीं कर सकते, उससे मना नहीं कर सकते, उस पद को त्याग नहीं सकते। यानी ट्रस्टी कैन नॉट रिनाउंस एज अ ड्यूटी टू फुलफिल आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा अपनी उस ड्यूटी को एज अ ट्रस्टी। ये सेक्शन 46 में बताया गया है। ये एक डिसेबिलिटी है जो ट्रस्टी के ऊपर बनाई गई है। नेक्स्ट बात क्या करेंगे कि यहां पे जो है ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट, यानी ऑलरेडी बताया गया है कि ट्रस्टी को ऑलरेडी कुछ पावर्स दी गई है। हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में पढ़े थे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसमें अक्सर बताया जाता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए बहुत फेमस कोटेशन भी है, मैगजीन भी है। क्या है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। ठीक है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, स्पेलिंग में है DELAGATUS, नॉन NON स्पेस पोटेस्ट POTEST और फिर स्पेस डेलीगेट DELEGARE। मतलब अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, मतलब ऑलरेडी आपको कोई काम दिया गया है तो वो आपको ही करना है, आप किसी और के ऊपर उसको नहीं भेज सकते या किसी और के पास वो पावर नहीं दे सकते कि आप उसको उस वर्क को कंप्लीट करिए। इस तरह का सेक्शन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था सेक्शन 190 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि एक एजेंट होता है वो अपने सब एजेंट को पावर डेलीगेट नहीं कर सकता है, तो वहां से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप सेक्शन 47 रीड विद सेक्शन 190। तो ये जो मैक्सिम है ये क्या कहती है, अ डेलीगेटेड वर्क कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। तो जैसे एजेंट एक सब एजेंट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं कर सकता है, वैसे ही सेम यहाँ पे है कि आप अपनी पावर्स को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते। अ ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट। नेक्स्ट जो 48 सेक्शन है वो क्या कहता है, को ट्रस्टी कैन नॉट एक्ट सिंगली। तो मान लीजिए मोर देन 1 ट्रस्टी है किसी ट्रस्ट में, तो वहां पे उन सभी ट्रस्टों को या ट्रस्टी को जितने भी रहेंगे उनको सबको मिलके जो है वो डिसीजन लेना है, रेदर देन किसी एक पर्सन को डोमिनेंटली बाकी सबकी विल को वो कोवर्स कर ले या उसको जो है बाउंड कर ले और अपना वो डिसीजन दे दे। तो उसको सिंगली नहीं, सबके साथ मिल बैठ के उस सलाह मशवरा करके मीटिंग करने के बाद उस डिसीजन को फाइनल करना है। ये बात बताई गई सेक्शन 48 में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। तो ऑलरेडी हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी भी लेवल पे किसी भी अथॉरिटी को डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है तो उससे प्रिस्क्राइब कुछ रीजनेबल टाइप्स के बातें बताई जाती है कि अगर डिस्क्रिशन आप लेंगे तो ये कंडीशंस होगी जहां पे आप इसका डिस्क्रिशन एक्सेप्ट करेंगे। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि अगर फर्दरली यानी कोर्ट भी अगर डिस्क्रिशन लेती है, सुमो मोटो कॉग्निजेंस लेती है, जिसे कहते हैं कि खुद से ही वो कॉग्निजेंस ले रही है, खुद से उस बारे में सेल्फ मेंशन कर रही है, तो उसमें भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं, कुछ बेसिक रीजंस होते हैं, लोकस स्टैंडाई होता है कि आपके पास कौन से विधिक अधिकार हैं जिनका प्रयोग करके आप जो है उन अधिकारियों का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिस्क्रिशनरी पावर का यूज नहीं होना चाहिए, वो क्या है, रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और जस्टिशिएबल होनी चाहिए। मतलब बिना किसी रीजनेबल अप्रोच के, रैशनल अप्रोच के
किसी तर्क संगत बातें होनी चाहिए, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तथ्य होगा या बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसमें रीजन होगा जिस वजह से वो डिसीजन डिस्क्रिशन के लिए लिया जा रहा है और वो प्रूव भी करना पड़ता है बाद में। ठीक है, तो ये सेक्शन 49 बता रहा है। उसके बाद क्या था, नेक्स्ट पावर, फिफ्थ पावर क्या है, ट्रस्टी मे नॉट चार्ज फॉर सर्विसेज। सेक्शन 15 बताया गया है। ऑलरेडी हम लोग ड्यूटीज पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोग डिस्कस किया था 13 और 14 में कि वहां पे कुछ भी ऐसा काम ट्रस्टी जो न्यासी है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से ट्रस्ट के ऊपर चार्ज आ जाए, किसी तरीके का भार आ जाए, किसी तरीके का लोन आ जाए या मॉर्गेज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रस्टी कोई सर्विसेज के लिए चार्ज नहीं करेगा, ऑलरेडी उसको जो मिल रहा है वो दिया जाएगा। तो इसमें कहा है ट्रस्टी मे नॉट चार्ज फॉर सर्विसेज, और सर्विसेज कैसी है वो सेक्शन 60 में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, नॉट टू यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर ओन प्रॉफिट। अब वहां पे कोई भी ट्रस्टी हो या ट्रस्टीज हो, को ट्रस्टीज भी हो सकते हैं, तो वो ये नहीं करेंगे कि अपने पर्सनल यूज के लिए ट्रस्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज के लिए प्रतिबंधित किया गया, बैन किया गया, ये कहां बताया गया, सेक्शन 51 में। उसके बाद क्या बता रहा है, ट्रस्टी फॉर सेल और हिज एजेंट, एजेंट मतलब प्रतिनिधि होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, मे नॉट बाई, तो ये ऑलरेडी बताया गया, ट्रस्टी फॉर सेल और हिज एजेंट मे नॉट बाई, ये सेक्शन 52 में बताया गया है। ट्रस्टी या उसका कोई प्रतिनिधि या उसका एलआर या उससे रिलेटेड कोई पर्सन है तो वो सेल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी की सेल हो रही है, अब सपोज दैट एक एग्जांपल ले लें कि जैसे हमने बताया था कि पेरिशेबल इन नेचर है, डीके हो रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है, तो ट्रस्टी के दिमाग में आया ये बात कि उसने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपने ही किसी रिप्रेजेंटेटिव, अपने ही बेटे या किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया जिसकी वजह से बाद में उसको प्रॉफिट हो, तो वो कंडीशन यहाँ पे आके बात हो जाती है। सेक्शन 52 तुरंत अप्लाई होगा वहां पे। फिड्यूशरी रिलेशन पे अगर कोई ट्रस्टी के है या इस तरह के रिलेशन में जिससे बाद में वो एडवर्स पोजीशन कायम कर देगा, उसके लिए बात किया गया है सेक्शन 52 में। नेक्स्ट क्या पॉइंट कह रहा है, ट्रस्टी नॉट टू बाई बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट विदाउट परमिशन। एडवर्स पोजीशन वाली बात याद है ना, तो यहां बता रहा है कि ट्रस्टी नॉट टू बाई बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट, मतलब बेनिफिशियरी का जो इंटरेस्ट है उसको कौन नहीं बाई करेगा, ट्रस्टी, बगैर उसकी परमिशन के। और वो ट्रस्टी कैसा होना चाहिए, मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी कोर्ट। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे कह दी गई है कि पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे ये चीज देखनी है कि वो जो ट्रस्टी है वो एडवर्स पोजीशन ना क्लेम करने लगे ट्रस्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन नेक्स्ट वाले में देखिए। अब खुद ट्रस्टी भी नहीं कर सकता है और किसी और को ट्रस्टी के लिए भी नहीं कर सकता, वो नेक्स्ट सेक्शन में बताया गया है। को ट्रस्टी मे नॉट लेंड टू देमसेल्व्स। अब को ट्रस्टी मान लीजिए 4-5 लोग मिलकर अपनी ट्रस्ट बना रहे हैं, वो 4-5 लोग मिलकर जो ट्रस्ट बनाएंगे उस ट्रस्ट को आप आपस में कोशिश करेंगे उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को लेंड नहीं करेंगे, मॉर्गेज नहीं करेंगे, लीज नहीं करेंगे, उसके लिए लोन उसके एडवर्स में नहीं करा देंगे। ओनरशिप आपको दी गई है along with liabilities, स्पेसिफिकली बता दिया गया था, ट्रस्ट के डिफिनीशन में बता दिया गया था कि आपको ओनरशिप तो दी जा रही है और उसके साथ क्या क्या दिया जा रहा है, लाइबिलिटीज भी दी जा रही है, ड्यूटीज भी दी जा रही है जो ऑलरेडी ट्रस्ट डीड में या ऑथर ने पहले से डिफाइन कर दी है। तो उसके बाहर जाके आपको काम नहीं करना है, मतलब खुद की पर्सनल जो आपकी बिलोंगिंग्स है उसको आप लोन पे रख सकते हैं, पर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को उठा के बेचना शुरू कर दें वो यहाँ पे तर्कसंगत नहीं है। ये कुछ डिसेबिलिटीज हैं जो सेक्शन 46 से 54 तक चैप्टर 5 में डिफाइन की गई है। ठीक है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में चैप्टर 5 सेक्शन 46 से 54 तक डिसेबिलिटीज और ट्रस्टी के बारे में बात हुई है। अभी जब लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे तो ट्रस्टी की एक बार पूरा ओवरऑल भी रिवीजन कर लेंगे कि कहां से हमने ट्रस्टी की पावर्स, डिसेबिलिटीज, ड्यूटीज और जितनी चीजें हैं उसको एक बार थॉरोली डिस्कस कर लेंगे, रिवीजन के तौर पे भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा एक्सप्लेन के उसमें। ट्रस्टी कैन नॉट रिनाउंस आफ्टर एक्सेप्टेंस। अब जो ट्रस्टी है वो क्या नहीं कर सकता, एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया अपना पोस्ट ट्रस्टी के अकॉर्डिंग, तो वो ट्रस्टी जो रहेगा वो अपनी पोस्ट से, ऐसा नहीं है कि जैसे ही उसने रिनाउंस कर दिया जब ड्यूटी निभाने का काम आया तो वो कह रहा है कि अब हम ड्यूटी नहीं निभाएंगे,
हमने एक टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया तो उस समय हमारा अलग मन था, अभी कुछ अलग मन है, तो ये बात वो नहीं कह सकता। एक बार उसने अपनी ड्यूटी कर ली, मतलब बोल दिया कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज को, कह रहा ना कि नो वन इज बाउंड टू बी एक्सेप्टेड द ट्रस्ट, तो कोई भी ट्रस्टी की ड्यूटी को जो है बाउंड नहीं कर रहा है कि उसको एक्सेप्ट ही करना है। उसको अगर प्रपोजल दिया गया है तो जरूरी नहीं है कि वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, पर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी बात मान ली जाती है कि वहां पे आपका वो एक्सेप्टेंस आपके लिए वो एज अ ड्यूटीज क्रिएट कर दे रहा है, और आपने जैसे ही वो ड्यूटीज क्रिएट की आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फिर बाद में धीरे धीरे आप उसके लिखित प्रस्ताव करते हैं या फिर रीजनेबिलिटी जो होती है उसके बेसिस पे आप बात कर सकते हैं। क्या कह रहा है सेक्शन 46 प्रोवाइडेड दैट अ ट्रस्टी हु हैज एक्सेप्टेड द ट्रस्ट कैन नॉट आफ्टरवर्ड रिनाउंस इट, उसको रिनाउंस नहीं कर सकता है। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे ये एक्सेप्शंस दिए गए हैं, एक्सेप्शंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है सेक्शन 46 में। 3 एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? विद द परमिशन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, तो ऑलरेडी वो एक चीज बात, ये जो सेंटेंस वर्ड है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये ट्रस्ट के साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ट्रस्ट में प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ सिविल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को माइंड में सेटअप करके बैठिए। अगर वहां कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, उस समय जो प्रिंसिपल होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा या ईडीजे होगा, जो भी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगी, वहां पे वो जाके फाइल करेगा, वहां से वो परमिशन लेगा, या उसी कोर्ट के बारे में वो बात कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहा है। फिर क्या बात कर रहा है? इफ द बेनिफिशियरी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिज कंसेंट, तो यहाँ पे कैसा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वापस सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे और वहां पे हम लोग क्या बात करेंगे? मेजर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? साउंड माइंड का होना चाहिए, दूसरा नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी कोर्ट। अब नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट मतलब क्या है? किसी भी कोर्ट के द्वारा वो इंसॉल्वेंट ना घोषित किया गया हो, ऑफेंस में ना इनरोल हुआ हो, कुछ भी ऐसा काम ना किया हो कि वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है ना। तो वहां बात समझने वाली ये है कि जैसे ही आपके दिमाग में या आपके सामने ये वर्ड पड़े कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइंड में एक सेक्शन तुरंत स्ट्राइक करेगा। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जैसे ही सेक्शन 11 की बात दिमाग में आएगी तो आप तुरंत 3 बातें बोलेंगे। कौन सी? मेजर कैसा होगा? वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में, ठीक है ना। उसके बाद क्या बात कर रहा है? अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और क्या बात कर रहा है? वो नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी कोर्ट। अब उसमें डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो कहां वो किसी बेनिफिट को फाइल कर सकता है, ठीक है। तो इफ द बेनिफिशियरी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिज कंसेंट, माइनर की बात यहां नहीं कर रहा है, माइनर यहां पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है, तो माइनर की बात ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। माइनर यहां पे नहीं है। फिर क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ स्पेशल पावर इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। अब बाय वर्च्यू ऑफ मतलब अब किस पे? ऑलरेडी इन सब बातों पे अलावा इंडियन ट्रस्ट एक्ट में उसके जो प्रोविजंस हैं वो ट्रस्ट डीड के ऊपर नहीं चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि वो क्या कर सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो रिनाउंस कर सकता है, या कोई ऐसे पर्टिकुलर प्रोविजन बना दिए गए ट्रस्ट डीड में, तो उस ट्रस्ट डीड को वो फॉलो करेगा रेदर देन इस प्रोविजन को। तो हमेशा कौन सुपर इंपोजिंग होगा? अपने प्रोविजन इंपोजिंग होंगे या फिर ट्रस्ट डीड होगा? ट्रस्ट डीड होगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है ट्रस्ट डीड को हमेशा आपको ऊपर रखना है। एज अ लॉयर, एज अ जज या लीगल फ्रेटर्निटी में आप रहेंगे तो हमेशा जब ट्रस्ट में पढ़ेंगे तो आप ट्रस्ट डीड को पहले ढूंढेंगे, क्योंकि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है उस पर्टिकुलर ट्रस्ट के बारे में जानने के लिए। उसका पर्पस क्या था, इंटेंशन क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, उसमें पर्टिकुलर पार्टीज कौन है, बेनिफिशियरीज कौन है, तो स्पेसिफिकली बता दिया जाता है ऑलरेडी कि वहां पे उस पर्टिकुलर ट्रस्ट के बारे में जानने के लिए आपको ट्रस्ट डीड पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर की सभ्यता के बारे में जानना होता है, किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में जानना होता है, तो उसके शिलालेख होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उनको हम लोग रीड करते हैं तो उसके बारे में और जानकारी मिलती है। सेम ऐसे ही समझ सकते हैं इसको रिलेट करके कि अगर आपने किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड बना दिया है तो वो डॉक्यूमेंटली इन्फोर्सिएबल है, लीगली इन्फोर्सिएबल है, और उसी ट्रस्ट डीड के प्रोविजन जो है वो जो है यहाँ पे लाई करें, क्योंकि स्पेसिफिकली
उस ट्रस्ट को उस ट्रस्ट डीड के थ्रू क्रिएट किया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट के थ्रू क्रिएट किया गया है जिसके थ्रू उस प्रोविजंस को इन्फोर्स कराया जा रहा है ना। तो ऑलरेडी जो प्रोविजन प्रोवाइडेड है ट्रस्ट डीड में वो इन्फोर्स होंगे, ये सेक्शन 46 में कह रहा है। तो मतलब क्या बात कहा सेक्शन 46 ने? सेक्शन 46 ने कहा कि ट्रस्टी अपनी ड्यूटी से रिनाउंस नहीं कर सकता है एक्सेप्टेंस के बाद, सिवाय 3 कंडीशन पे। पहली कंडीशन, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन से। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि वहां पे बेनिफिशियरीज अगर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ स्पेशल पावर इन द ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में जो पावर दी गई है उसके अकॉर्डिंग। ये सेक्शन 46 कह रहा है, उसका क्रक्स ये है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट, ये कह रहा है सेक्शन 47। सेक्शन 47 शायद आप लिख सकते हैं रीड विद कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 190, है ना। तो सेक्शन 190 के बारे में अगर और रिलेट करके पढ़ना है तो बता सकते हैं। एजेंट अपनी पावर जैसे फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है, वैसे सेम सेक्शन 47 में जो ट्रस्टी है वो भी अपनी पावर को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है। कैसे बात करता है? सेक्शन 47 प्रोवाइडेड दैट अ ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट हिज ऑफिस or any of his duties either to a co-trustee or to a stranger, stranger मतलब अनजान, ठीक है, unless अब उसकी भी बता दिया गया है, ऑलरेडी उसके एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड है। तो कह रहा है कि ट्रस्टी नॉट डेलीगेट हिज पावर्स टू हिज को-ट्रस्टी और एनी अदर स्ट्रेंजर पर्सन, नॉट इवन द सिंगल वन, मतलब कोई सिंगल पावर को भी वो डोनेट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसका कोई मैक्सिम अगर है तो मैक्सिम क्या बोलेंगे? डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। अब ये कहां से उठा के, अब इसमें देखेंगे कि ऑलरेडी जब सेक्शन 190 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे वहां भी यही है कि आ डेलीगेटेड पावर कैन नॉट फर्दर डेलीगेटेड। इसी को हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी फर्दरली एक पेरेंट होता है, पेरेंट एक्ट होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई पावर दी, सपोज दैट यूपी रेवेन्यू कोर्ट ने दी किसी को पावर, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को वो पावर दी। अब वो पर्टिकुलर अथॉरिटी ने कहा कि हम इसको और आगे डेलीगेट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट यहां पे जो स्पेसिफिकली बताया गया है कि एक पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन से किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को मिली है, वो अथॉरिटी डिस्क्रिशन में आके उस पावर को और फर्दर डेलीगेट नहीं करेगा। या फिर एजेंट के लिए बोले कि एजेंट ने, अब जो आपका प्रिंसिपल है उसने एक पावर दी थी एजेंट को, एजेंट जो है उसको फर्दर डेलीगेट करके सब एजेंट के पास नहीं भेज देगा। कब तक? अनलेस जब तक प्रिंसिपल उसको अलाउ नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पे आपका एक सोबर माइंड लगाएंगे ट्रस्टी के ऊपर भी, सेम यही थिंकिंग रखना है। सेक्शन 47 प्रोवाइड्स दैट अ ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट हिज ऑफिस और एनी ऑफ हिज ड्यूटीज either to the co-trustee or to a stranger unless the instrument of trust so provides। फिर बताया कि ऑलरेडी अगर उससे रिलेटेड प्रोविजन कोई ट्रस्ट डीड में दिया होगा तो वो एनफोर्सेबल हो जाएगा। या फिर द डेलीगेशन इज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। अब रेगुलरली एक कोई ट्रस्टी है, उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जाना पड़ता है, सपोज दैट इलाहाबाद, और रहता है वो ट्रस्ट जो है लखनऊ में, ठीक है। तो अपने एक को ट्रस्टी को वो बना के जाता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम पर्टिकुलरली रिसीट जनरेट करना, तुम पर्टिकुलरली साइन करना, तुम पर्टिकुलरली ध्यान रखना। तो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में यानी हर महीने के सेकेंड सैटरडे को वो कहां जाता है? इलाहाबाद। अब वो इलाहाबाद जा रहा है तो वो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में हर महीने जा रहा है, और हर महीने जो सैटरडे का काम होता है वो पर्टिकुलरली एक बी आर नाम के आदमी को, बलराम नाम के आदमी को वो डेलीगेट करके जाता है। और ये बात सबकी कंसेंट से है, जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है यानी कॉम्पिटेंसी है जो बेनिफिशियरी में, उन सब की कंसेंट से है कि हाँ भाई आप जब जाया करिए इलाहाबाद तो अपना सारा पावर बलराम को देके जाया करिए। तो बलराम एज अ को ट्रस्टी वहां पे काम कर रहा है इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? द डेलीगेशन इज नेसेसरी। अब वहां बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आई कि पर्टिकुलरली जिस ट्रस्टी के घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, सपोज दैट कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, अब उस इमरजेंसी सिचुएशन में उसको जाना है, ठीक है, किसी तरह की भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई उसको जाना है,
पर वहां पे जो काम हो रहा है उसको भी कंप्लीट करना है, तो उसने पावर डेलीगेट कर दी। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे ये नेसेसरी वाला पॉइंट रखा गया है। द बेनिफिशियरी बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट्स टू द डेलीगेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। द बेनिफिशियरी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11, सेक्शन 11 में मतलब मेजर, साउंड माइंड, कॉम्पिटेंट, इनको डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट टू द बाय द कोर्ट। अब अगर वो इनकॉम्पिटेंट घोषित कर दिया गया तो फिर वो फर्दर उसमें इंटरटेन नहीं करेगा। तो यहां पे फिर सेक्शन 11 में तुरंत 3 बातें आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है। कंसेंट्स टू द डेलीगेशन, अब डेलीगेशन के अकॉर्डिंग उसको उसने कंसेंट दे दिए। अब उसने उसको कंसेंट दे दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे उस डेलीगेशन को वो अपनी पावर को डेलीगेट करके जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 कंडीशंस आपको याद रहेंगी। सेक्शन 47 में क्या कह रहा है? सेक्शन 47 में कोई भी ट्रस्टी अपनी पावर को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है। इसका मैक्सिम क्या है? डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट, ठीक है, यानी अ डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। अब इसके एक्सेप्शंस क्या बता दिए गए हैं कि वहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्टी डीड में लिखा हुआ है या फिर रेगुलर बेसिस में वो चलता रहता है कि वो ट्रांसफर करता रहता है, ट्रस्टी उसको अपनी डेलीगेट करता रहता है पावर को, या फिर डेलीगेशन इमरजेंसी सिचुएशन में या नेसेसरी है, या फिर द बेनिफिशियरी बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट्स द डेलीगेशन, मतलब उन बेनिफिशियरी ने मिलकर सबने, जितने बेनिफिशियरी थे उनने सबने कंसेंट दी है कि आप फर्दर इसको डेलीगेट करके जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सेक्शन 46 और 47। अब बात कर रहे हैं 48 की। को ट्रस्टी कैन नॉट एक्ट सिंगली, मतलब एकला चलो वाला हाल यहाँ पे नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वहां पे एकला चलो वाला हाल नहीं होगा कि हम अकेले ही अकेले बना लेंगे सब कुछ। आपको वहां टीम वर्क देखना पड़ेगा। सब बेनिफिशियरी की बात है, सब को ट्रस्टीज की बात है। कह रहा है सेक्शन 48 प्रोवाइड्स दैट व्हेन देयर आर मोर ट्रस्टीज देन वन, ऑल मस्ट ज्वाइन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट एक्सेप्ट वेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। ट्रस्ट डीड की बात कर रहा है फिर से, यहां पे भी वो ओवरकम कर रहा है, यहां पे भी सुपर इंपोज हो रहा है वो। तो कह रहा है कि सेक्शन 48 में जब कभी एक से ज्यादा ट्रस्टी होंगे, अब एक होगा तो वो अकेला ही अपना डिसीजन लेगा ना, तो उसे सिंगली लेना ही पड़ेगा। पर जब को ट्रस्टी हो जाएंगे साथ में, मोर देन वन की बात करेगा, तब उसको सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा सबको, जब वो न्यास का क्रियान्वयन करे, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 11, ठीक है। तो माइंड पे सारे सेक्शन को एक बार रीड आउट करते हुए चलेंगे, सब आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। तो अकेले कभी भी कोई ट्रस्टी काम नहीं करेगा, उसको उस ट्रस्ट में जितने को ट्रस्टी हैं साथ में उनको लेके चलना पड़ेगा। और जब भी वो एग्जीक्यूशन भी कराएगा ट्रस्ट का या कोई भी काम कराएगा ट्रस्ट का, तो वो उसमें उन सबकी कंसेंट लेके चलेगा, सिंगली नहीं करेगा, ठीक है ना। ये सेक्शन 48 में बताया गया है। सेक्शन 49 क्या कहता है? सेक्शन 49 कहता है कंट्रोल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स, कंट्रोल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। ये सेक्शन 49 में बताया गया है कि कैसे वो अपनी डिस्क्रिशन की पावर को कंट्रोल करता है। अब आर्बिट्रेरी नहीं तो हो सकता है वो, अब किसी को डिस्क्रिशन की पावर दी गई है तो क्या वो पर्सन आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है। अब ये तो हम लोग कई बार सेक्शन 144 में भी देखते हैं, है ना, ठीक है। तो उसमें भी देखते हैं कि हो सकता है कि अगर वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है या डिस्क्रिशन की पावर अपनी यूज कर रहा है तो आर्बिट्रेरी नेचर तो हो ही सकता है ना। अब आर्बिट्रेरी नेचर कैसे हो जाएगा? जिसका मन आ रहा है, उसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, उसको उठा के ले आओ, है ना। या ट्रस्टी अगर आर्बिट्रेरी होगा तो क्या करेगा? क्या ये बेनिफिशियरी जानबूझ के अपने जो है कुछ उसका उल्लंघन कर रहा है? अभी आगे बात करेंगे उस पर भी, क्या क्या पावर्स है, क्या क्या ड्यूटीज हैं, उसकी लायबिलिटीज भी होती हैं बेनिफिशियरी की। पर्टिकुलरली एक बेनिफिशियरी ऐसा कुछ काम कर रहा है जो ट्रस्ट के अगेंस्ट में है, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि उसको लगा कि ट्रस्टी ने कहा कि पर्टिकुलरली मुझे ये बंदा पसंद नहीं है, पर्टिकुलरली इसके साथ मेरा जो है जमती नहीं है, तो इसको मैं जो है ट्रस्ट से बाहर कर दूंगा। आर्बिट्रेरी है क्योंकि डिस्क्रिशन है उसका। तो डिस्क्रिशन में भी आपकी रीजनेबिलिटी काम करती है, रेशनैलिटी काम करती है ना। अब रेशनैलिटी काम कर रही है, डिस्क्रिशन काम कर रहा है, तो उसके लिए फर्दर एक इंप्लीमेंटेड एक्सप्रेस प्रोविजन अगर ट्रस्ट डीड में दिया गया है कि डिस्क्रिशन की पावर भी वो तभी जो है यूज कर सकता है जब ये कंडीशंस हो, ठीक है। अब वो कंडीशन जैसे ट्रस्ट डीड में दी गई है वो यूज कर सकता है। तो वही बात यहां कह रहा है कि सेक्शन 49 प्रोवाइड्स दैट वेयर अ डिस्क्रिशनरी पावर
conferred on a trustee is not exercised reasonably and in good faith, such power may be controlled by a principal civil court of original jurisdiction. प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन के द्वारा वो कंट्रोल की जाएंगी। पावर डेलीगेट ही हो गई, पर ये डेलीगेट उसने नहीं की है, अपने मन से नहीं की है, फॉरवर्ड हो गई आगे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब वो अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा पा रहा था तो वो पावर्स उसने फर्दर जाने ही दी। अब उसके बाद तो है कि कॉम्पिटेंस तो है नहीं वो, क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया कि उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नॉट एक्सरसाइज रीजनेबली, उचित सही चित्त से नहीं यूज किया उसने, ठीक है, और गुड फेथ में नहीं यूज किया। मैलाफाइड इंटेंशन था उसका, बोनाफाइड इंटेंशन नहीं था। तो जब बोनाफाइड इंटेंशन नहीं था उसका तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पावर किसके पास चली जाएगी, कोर्ट के पास। और तुरंत फिर हम लोग बेनिफिशियरी वाले सेक्शन पे आ सकते हैं, जहां बेनिफिशियरी जो है कोर्ट के पास पिटीशन देता है विदाउट फाइलिंग अ सिविल सूट, विदाउट फाइलिंग अ सिविल सूट। और विदाउट फाइलिंग अ सिविल सूट अगर उसने कोई पिटीशन दी है तो वहां पे वो प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है वहां पे न्यू ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। बस वहां से बस ध्यान रखना है, इसी को कोरिलेट करके पढ़ते चलना है, ठीक है। तो ये बात करता है सेक्शन 49 की कि जब कभी भी आर्बिट्रेरी होगा हमारा ट्रस्टी, जब भी हमारा ट्रस्टी आर्बिट्रेरी होगा तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन के पास उसकी सारी पावर्स चली जाएगी, वही कंट्रोल करेगा इसको। अब बुला के जो है समझाएगा, डायरेक्शन देगा, धमकी देगा, अब जिस तरह समझाते हैं, है ना, ठीक है। अगला क्या कह रहा है सेक्शन 50, ट्रस्टी मे नॉट चार्ज फॉर सर्विसेज। अब कैसी सर्विसेज हैं वो देखते हैं। सेक्शन 50 प्रोवाइड्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस डायरेक्शंस to the contrary contained in instrument of trust or of a contract to the contrary entered into with the beneficiary or the court at the time of accepting trust। रुक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कह रहा है जब एब्सेंस हो किसकी, एक्सप्रेस डायरेक्शन टू द कंट्रेरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी ट्रस्ट डीड की बात कर रहा है। ट्रस्ट डीड के प्रोविजन के अगेंस्ट में कोई डायरेक्शन नहीं मिली हुई है और ना ही वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है जो बेनिफिशियरी के साथ है या फिर कोर्ट में है, तो क्या ट्रस्ट एक्सेप्ट करने से पहले की बात कर रहा है ना। ट्रस्ट करने एक्सेप्ट करने की पहले की बात कर रहा है कि जब उस पे जो एट द टाइम ऑफ पुट ए कोर्ट के समय पे अगर जब जो है उस पे कोई डायरेक्शन किसी कोर्ट ने नहीं दी है, प्रोविजन ट्रस्ट डीड के लिखे हुए हैं, तब क्या होगा, अ ट्रस्टी हैज नो राइट टू रिम्यूनरेशन। ऑलरेडी ट्रस्ट डीड में प्रोवाइड कर दिया गया है कि हर महीना 12,000 वेतन भत्ता इनको दिया जाएगा, ठीक है, तो वो ऑलरेडी ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है। और उसके कंट्रेरी में कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी कि 12,000 इनको अभी नहीं मिलेगा, 2 महीने तक इनकी सैलरी जो है सस्पेंड रहनी चाहिए, इनकी सैलरी रोक दो, क्योंकि इन्होंने एक ऑफेंस किया हुआ है जो ट्रस्ट के अगेंस्ट में था। डायरेक्शन मिल गई, उस डायरेक्शन की एब्सेंस की बात कर रहा है, ठीक है, कि तब तक उसको डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तब तक तो वो रुके रहेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अ ट्रस्टी हैज नो राइट टू रिम्यूनरेशन फॉर हिज ट्रबल। हिज ट्रबल मतलब उसकी पर्सनल ट्रबल की बात कर रहा है। स्किल, लॉस ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग द ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्टी जब ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करा रहा है उस समय अगर कोई डायरेक्शन नहीं मिली हुई है कोर्ट के द्वारा तो जो ट्रस्टी है उसको कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर ऑलरेडी प्रोविजन प्रोवाइडेड नहीं है ट्रस्ट डीड में। किस वजह से, उसकी स्किल ही है, उसको अपॉइंटमेंट ही इसलिए किया गया है कि वो ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करा सके, और ट्रस्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए ही उसको अपॉइंट किया गया है। तो पर्टिकुलरली उसको उसका रिम्यूनरेशन तो नहीं मिलेगा कि हम आज करा रहे हैं ट्रस्ट को फिर हमको पैसा दीजिए। पर्टिकुलरली एक अमाउंट सेट कर दिया जाता है, उतना पैसा मिलता है, उसके एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, उसका काम ही यही है कि उसको करना है, ठीक है ना। तो his trouble, skill or loss of time in executing trust has no right to remuneration। कोई राइट नहीं रहता उसके पास रिम्यूनरेशन का, एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता, सिंपल सी बात, करप्ट नहीं हो सकता ट्रस्टी। ये यहीं पे जो फिफ्थ जो आपका
इसमें डिसेबिलिटी हो यही है कि एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं कर सकता, जो सेट पैटर्न में है उसको काम उतना करना पड़ेगा। सेक्शन 50 में वो जितना लिखित एक्सप्रेस प्रोविजन दिया हुआ है ट्रस्ट डीड में, उसके बारे में ही वो बात करेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 पॉइंट में क्या कह रहा है, नॉट टू यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर ओन प्रॉफिट, खुद के प्रॉफिट के लिए वो यूज नहीं कर सकता है ना। अब अपने ही प्रॉफिट के लिए ट्रस्ट को यूज करने लगेगा तो फिर उसका तो एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकता है ना वो। अरे भाई हम 20 साल से प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, कोई कभी दावा करने नहीं आया, ट्रस्टी कोर्ट क्या कह रहा है कि चलिए हम अब एडवर्स पोजीशन करेंगे, कब्जा कर लेंगे, आज संपत्ति हमारी हुई, जो मन में आएगा वो करेंगे। जा रहा है ना, पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहा है वो बेनिफिशियरी के राइट के अगेंस्ट में। जब वो बेनिफिशियरी के अगेंस्ट के राइट पे जब पैरेलल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा तो फिर वो दिक्कतें उसकी और बढ़ती चली जाएंगी। उसी चीज को रोकने के लिए कहा गया है नॉट टू यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर ओन प्रॉफिट, ओन प्रॉफिट के लिए यूज नहीं कर सकता। ये सेक्शन 51 में बताया गया। क्या कह रहा है, सेक्शन 51 प्रोवाइड्स दैट अ ट्रस्टी मे नॉट यूज और डील विद द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्ट प्रॉपर्टी मनी भी हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है। इमूवेबल हुआ तो रिटन, साइन, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कहाँ होगी, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में। और उसके बाद अगर इमूवेबल होगी तो डिक्लेरेटरी कोई डिक्री होगी या डिक्लेरेटरी कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि हमारे पास एक घोषणा पत्र है, आज से संपत्ति हमारी इनकी हुई, ठीक है। वो संपत्ति किसकी हुई, पर्टिकुलर ट्रस्ट की। हमने अपनी कार दान दे दी, हमने घर की मेज दान दे दी, घर के दरवाजे, खिड़की, पंखा जो भी देना चाहे दे सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो आपको रिटर्न होगा, साइंड होगा जो ओनर है उसका, और पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन होगा तो विटनेस लगेंगे, वो दुनिया भर का वो है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में रिफर किया जाएगा उसको। रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, बुक कराएंगे, अपना पूरा वो संपत्ति को ट्रांसफर करेंगे उसको, है ना, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि ट्रस्टी फॉर सेल और हिज एजेंट मे नॉट बाई। साफ बात 52 सेक्शन क्या कह रहा है कि पर्टिकुलरली ट्रस्टी अगर कोई पेरिशेबल प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो क्या ट्रस्टी बाई कर लेगा, इधर से बेचेगा इधर से बायर, या कह देगा मेरा एक एलआर है वो जो है सबमिट कर ले ट्रस्ट प्रॉपर्टी को, अपने से खरीद ले, परचेज कर ले, बाद में उसको पर्सनल बना लेगा। ट्रस्ट प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह बना रहा है, फिर वो एडवर्स पोजीशन वाली बात समझ में आ रही है। बोनाफाइड इंटेंशन है उसका, जो इंटेंशन है वो गुड फेथ का नहीं है, मेलाफाइड, सॉरी, बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है, मेलाफाइड इंटेंशन है उसका। तो मेलाफाइड इंटेंशन में उसने अगर प्रॉपर्टी बाई कर ली, इस तरह तो हम लोग और भी पढ़े ना सेक्शन, ऑर्डर 21 सीपीसी में है, सेक्शन 90, 92 कई जगह देख सकते हैं, सीआरपीसी में भी है, एविडेंस में भी है। खुद ही से क्या वो अपने पर्सनल नॉलेज के लिए पर्सनली वो जो है इनरोल हो जाएगा। जो सेल हो रही है कोर्ट की, तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट या जज या पर्टिकुलरली कोई पर्सन जो बैठा हुआ है ना, कोर्ट क्लर्क्स होते हैं, वो पर्टिकुलरली क्या जो है कोर्ट इंस्पेक्टर होता है, वो पर्टिकुलरली इंगेज हो जाएगा, धीरे से फोन करेगा किसी प्रॉपर्टी डीलर को, जल्दी से आओ और ये प्रॉपर्टी खरीद लो, और फिर बाद में हमको ट्रांसफर कर देना। गलत है ना। जब गलत है तो उसी के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया सेक्शन 52 को। सेक्शन 52 में स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि सेक्शन 52 प्रोवाइड्स दैट नो ट्रस्टी हुज ड्यूटी इट इज टू सेल ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड नो एजेंट एम्प्लॉयड बाय सच ट्रस्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेल मे directly or indirectly buy the same or any interest therein on his own account or as agent for third person। बेनामी वाला थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेनामी संपत्ति जो हो रही है उसके बारे में थोड़ा एसेंस आ रही होगी, है ना। बेनामी वाली कि जो है ट्रस्टी ने एजेंट को भेजा, एजेंट के थ्रू उसने प्रॉपर्टी खरीदा, नाम रिवील नहीं किया, अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी, बाद में पता चला वो उसी ट्रस्टी ने खरीद ली थी नाम बदल के, ठीक है। तो इस कॉग्निजेंस में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है वो एडवर्स पोजीशन क्लेम नहीं करना चाहिए। यही डिसेबिलिटीज लगाई गई किसके ऊपर, ट्रस्टी के ऊपर, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, ट्रस्टी नॉट टू बाई बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट
विदाउट परमिशन, ट्रस्टी जो है परमिशन लेगा पहले किससे, बेनिफिशियरी से, और बेनिफिशियरी से वो जब परमिशन लेगा तो वो बेनिफिशियरी तभी परमिशन ले पाएगा जब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। मेजर साउंड माइंड नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी कोर्ट, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो कह रहा है सेक्शन 53 प्रोवाइड्स दैट नो ट्रस्टी और नो पर्सन हु हैज रिसेंटली सीज्ड टू बी अ ट्रस्टी, मतलब रिटायर्ड ट्रस्टी की भी यहां पे इंक्लूड कर रहा है, ठीक है ना, मे विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी जो सेक्शन 53 सेक्शन और कहां पे दे रहा है, कई जगह पे बता रहा है, सेक्शन 49 पे भी बोल रहा है, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन से वो परमिशन लेगा, ठीक है ना, बाई और बिकम मॉर्गेजी और लेसी, मॉर्गेजी होगा वहां पे, ठीक है, मॉर्गेजी और लेसी ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेजी और डबल ई लगा लीजिएगा, मॉर्गेजी और लेसी ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, एंड सच परमिशन शैल नॉट बी गिवन अनलेस द प्रपोज्ड परचेज मॉर्गेज या लीज इज मैनिफेस्टली फॉर द एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियरी। समझ रहे हैं? तो कहने का मैनिफेस्टली मतलब स्पष्टता या स्पष्ट स्वरूप में किसी भी तरीके से प्रोवाइडेड रहेगा वहां पे। अल्टीमेट बेनिफिट आपको बेनिफिशियरी को देखना है, ट्रस्टी का बेनिफिट आप नहीं देख सकते, ट्रस्टी का बेनिफिट आप नहीं देख सकते, आपको ऑलरेडी देखना है बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट, और उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को आपको यूज करना है, ठीक है। आप अपना खुद का जो है एक नया पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, मॉर्गेज लेंड नहीं कर सकते हैं, लीज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना उसको सेल आउट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इस वजह से कि उसका कोई इंटरेस्ट हुआ आप कैरी ऑन कर ले विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां पे वो रिटायर्ड ट्रस्टी भी इंक्लूडेड है, ये भी देखा ना, ठीक है ना। तो यहां पे ये बात कर लिया सेक्शन 53 की, अब बात कर रहे हैं सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 की बात क्या करता है, को ट्रस्टी मे नॉट लेंड टू देमसेल्फ, क्या, सेक्शन 54 प्रोवाइड्स दैट a trustee or co-trustee whose duty it is to invest trust money on mortgage, invest trust money on mortgage वाला इन्वेस्टमेंट कहां था, सेक्शन 40 और 20 में। 16 में पेरिशेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके पैसा निकाला उसने, सेक्शन 20 में इन्वेस्ट कर दिया, सेक्शन 20 में जब इन्वेस्ट किया उसने तो वो सेक्शन 20 के अगर उसको लगा कि घाटा हो रहा है तुरंत वो उठा के उसको सेक्शन 40 में वैल्यू कर देगा, वो इन्वेस्टमेंट को उठा के कहीं और से कहीं और कर देगा, जहां उसको सुविधा लगेगी ट्रस्टी वो पावर का यूज कर सकता है। पर यहां पे क्या कह रहा है, इट इज टू इन्वेस्ट ट्रस्ट मनी ऑन मॉर्गेज और पर्सनल सिक्योरिटी मस्ट नॉट इन्वेस्ट इट ऑन द मॉर्गेज बाई और ऑन द पर्सनल सिक्योरिटी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह उसको डील नहीं करने लगेगा जो को ट्रस्टी है, और ना ही किसी साथ वाले के लिए, क्या चलो अपने नाम पे नहीं करा सकते, साथ वाले के नाम पे करा देते हैं, वो भी फेवर नहीं करना है। वो पर्टिकुलरली बता दिया गया सेक्शन 54 में, अ ट्रस्टी और अ को ट्रस्टी whose duty it is to invest the trust property on mortgage or personal security must not invest it on a mortgage by or on the personal security of himself, यानी खुद के लिए बोल रहा है, and one of his co-trustee, उनके लिए वर्ड में नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे ये हमने जो आपकी डिसेबिलिटीज थी इसके बारे में डिस्कस किया, एक बार फिर से गो थ्रू हो जाते हैं। ट्रस्टी कैन नॉट रिनाउंस आफ्टर एक्सेप्टेंस, सेक्शन 46 पहली डिसेबिलिटी, ठीक है, रिनाउंस नहीं कर सकता एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो। दूसरी ड्यूटी क्या है सेक्शन 47 में, ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट, ये क्या कह रहे हैं, डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, अ डेलीगेटेड पावर, अ डेलीगेटेड प्रॉपर्टी या डेलीगेटेड वर्क कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। सेक्शन 190 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब एजेंट की डेलीगेशन के लिए बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पावर जो थर्ड है क्या है, को ट्रस्टी कैन नॉट एक्ट
सिंगली सेक्शन 48। फिर क्या है, कंट्रोल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर सेक्शन 49। उसके बाद ट्रस्टी मे नॉट चार्ज फॉर सर्विसेज सेक्शन 50 की बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या बात कर रहा है, नॉट टू यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर ओन प्रॉफिट, या फिर ट्रस्टी फॉर सेल और हिज एजेंट मे नॉट बाई। अब उसमें सेल और बाई में वो इंक्लूड नहीं रहेगा। ट्रस्टी कैन नॉट टू बाई बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट विदाउट परमिशन सेक्शन 53। को ट्रस्टी में क्या बात कर रहा है, को ट्रस्टी में नॉट लेंड, मॉर्गेज हो गया, सेल हो गया, परचेज हो गया, लीज हो गया, ये खुद में भी नहीं करेगा और अपने साथ को ट्रस्टी में भी नहीं करेगा, सेक्शन 54 इसकी बात करता है, ठीक है। चले 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, उसी पावर्स के बारे में एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ड्यूटीज और लायबिलिटीज क्या है, राइट्स और पावर क्या है, और डिसेबिलिटी ऑफ ट्रस्टी क्या है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, एक रिवीजन बस होगा आधे घंटे 1 घंटे का, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग ने अभी तक डिस्कस कर लिया, जो लास्ट में डिस्कस किया डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज के बारे में, ठीक है। तो अब डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर लिया, तो अब एक बार जो है पूरा देख लेते हैं चैप्टर 3, 4, 5। तो चैप्टर 3 जो बात करता है वो सेक्शन 11 to 30 ड्यूटीज और लायबिलिटीज के बारे में। चैप्टर 3 सेक्शन 11 to 30 बात करता है ड्यूटीज और लायबिलिटीज के बारे में। उसके बाद चैप्टर 4 31 से लेके 45 सेक्शन की बात करता है राइट्स एंड पावर ऑफ ट्रस्टीज के बारे में, ठीक है। और चैप्टर 5 सेक्शन 46 to 54 डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी के बारे में, ठीक है। तो ड्यूटीज लायबिलिटीज चैप्टर 3 सेक्शन 11 to सेक्शन 30, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा है राइट्स एंड पावर्स चैप्टर 4 ऑफ सेक्शन 31 to 45। फिर उसके बाद डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी सेक्शन 46 to 54 चैप्टर नंबर 5। ये बात कर रहा है टोटल किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी के बारे में। कल वाले में हम लोग बेनिफिशियरी के राइट्स और लायबिलिटीज के बारे में पढ़ के सम अप कर देंगे। मंडे को एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा तो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा ये, ठीक है। सैटरडे को, हाँ, तो सैटरडे को जो है कंप्लीटली ये फिनिश हो जाएगा शाम तक, ठीक है। तो कल हमारा जो है बेनिफिशियरी के राइट्स और उसकी लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग ओवरऑल पूरा डिस्कस कर लेंगे ट्रस्टी के जो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, लायबिलिटीज हैं, पावर्स हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उनके बारे में, ठीक है ना। तो एक ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा तो माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन ज्यादातर बेसिक इससे आ जाता है, काफी जनरली काफी इसी के बारे में हो जाता है, और ट्रस्ट के आगे के नोट्स में जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग अभी लास्ट में कर लेते हैं, रिवीजन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, चैप्टर 3। चैप्टर 3 बात करता है ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी के बारे में। ये कहा दिया गया है, चैप्टर 3 सेक्शन 11 to 30 लेज डाउन द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। पहली ड्यूटी क्या है, ट्रस्टी टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट, सबसे सेक्शन 11 में इसमें यह बताया गया है कि ट्रस्टी इज बाउंड टू फुलफिल द पर्पस ऑफ ट्रस्ट एंड टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। अब उसको मॉडिफाई भी किया सकता है, और ऑलरेडी ये बताया गया कि एक इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी है ट्रस्टी की वो क्या है कि उसको एग्जीक्यूट करना है ट्रस्ट को, ठीक है, और ट्रस्ट प्रॉपर्टी के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करना है। इसमें जैसे क्या कहते हैं कि पर्टिकुलरली एक बताया गया कि एक ड्यूटी बना दी गई, एक ही है कि वो पब्लिक ऑक्शन के थ्रू ट्रस्ट प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करके उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा, उसके ऊपर ड्यूटी इंपोज कर दी गई है, एग्जीक्यूट कर रहा है ट्रस्ट को, ठीक है ना। तो वहां पर्टिकुलरली इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रस्टी टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ अबाउट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। सेक्शन 12 में बताया गया कि वो हर ट्रस्ट प्रॉपर्टी चाहे इमूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, चाहे वो मनी हो, ट्रस्ट मनी हो, उसके बारे में खुद को इंट्रोड्यूस रखेगा। उसको बाद में खुद में जानकारी रखनी चाहिए ना उसको कि किस किस ट्रस्टी, किस किस प्रॉपर्टीज का वो ट्रस्टी है, तो इसके बारे में सेक्शन 12 में बताया गया। सेक्शन 13 में क्या बताया गया, ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द टाइटल ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो किसी भी तरह का लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है या ट्रस्ट डीड है या फिर
किसी तरीके का कोई असर्शन है या फिर रीजनेबल रिक्विजिट या कोई भी एसेंशियल चीज जो चाहिए मुकदमे के लिए, वो किसके पास रहेगी? ट्रस्टी के पास। उसीलिए हमेशा वो ड्यूटी रहेगी, वो टाइटल को प्रोटेक्ट करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रस्टी नॉट टू सेट अप टाइटल एडवर्स टू बेनिफिशियरी। अभी लायबिलिटी की बात की थी डिसेबिलिटी पे, कि वो वहां पे अपनी खुद का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो सेम ये सेक्शन 14 का है, वो एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है ना, तो सेक्शन 14 में कहा गया है कि जो ट्रस्टी है वो बेनिफिशियरी के अगेंस्ट पे एडवर्स टाइटल नहीं रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ट्रस्टी टू डील विद द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ओरिजिनल प्रूडेंस या ऑर्डिनरी प्रूडेंस। मतलब कभी भी ट्रस्टी के ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो ये माना जाएगा प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन के द्वारा कि एक पर्सन ऑफ प्रूडेंट माइंड अगर डिसीजन लेगा तो वो ट्रस्टी के अकॉर्डिंग लेगा, या फिर ट्रस्टी की जगह पर अगर कोई पर्सन ऑफ प्रूडेंट माइंड का रखा गया है, नॉर्मल माइंड का एक पर्सन जो यूज कर रहा है, उसका दिमाग क्या कहता है, उस समय ट्रस्टी की जो है एक लायबिलिटी फिक्स की जाएगी उसका कंपैरिजन करके। ठीक है, वो सेक्शन 15 में बताया गया है। 16 में बताया गया था 16, 20, 40। 16 में बताया था पेरिशेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, इन्वेस्ट करेगा 20 में और उसके बाद उसको वैरी करेगा इन्वेस्टमेंट कहां पे? सेक्शन 40 में। ठीक है, अगला क्या है? ट्रस्टी मस्ट बी इम्पार्शियल। सेक्शन 17 में क्या बता दिया गया स्पेसिफिकली? किसी पर्टिकुलरली बेनिफिशियरी का या किसी पर्टिकुलर को ट्रस्टी का वो फेवर नहीं करेगा, उसको इम्पार्शियल होना चाहिए अपने एक्ट में। नेक्स्ट क्या बताया गया? ट्रस्टी टू प्रिवेंट वेस्ट। बताया गया पेरिशेबल प्रॉपर्टी में अगर डीके हो रही है, जल्दी खत्म हो रही, खराब हो रही है, ठीक है ना, खूब सारे टमाटर ही है उनको सेल कर देगा, है ना, खूब सारे टमाटर है, खेती भी होती है ट्रस्ट प्रॉपर्टी में, तो उसका आया टमाटर जल्दी सड़ रहे थे, क्या किया? सेल आउट कर दिया, उसका पैसा किया, उसका इन्वेस्ट कर दिया उसने। तो यहाँ पे क्या किया? वो वेस्ट भी प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट क्या है? अकाउंट रखेगा, कीप्स अकाउंट सेक्शन 19 में कि वो है दस्तावेज बना के रखेगा, एंट्रीज बना के रखेगा, और जब टाइम टू टाइम बेनिफिशियरी डिमांड करेगा तो उसको वो अवेलेबल करा देगा। ये तो ट्रांसपेरेंसी की बात है ना, कि जब जब बेनिफिशियरी का वहां पे काम होगा तब जो बेनिफिशियरी होगा उसके लिए अवेलेबिलिटी वहां पे रहेगी उसकी ट्रस्टी की। वो अकाउंट्स अपने जो है टाइम टू टाइम डेलीगेशन पे भी आ सकता है, कोई भी बेनिफिशियरी आया पूछ सकता है कि हमारा क्या क्या उसमें बेनिफिट्स था, उसके बारे में हमको दिखाइए, ट्रस्ट डीड भी दिखाएगा। ये सब बातें कहाँ बताई गई है? सेक्शन 9 में, सेक्शन 19 में। अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट मनी। अभी डिस्कस किया है कि वो ट्रस्ट मनी को अगर पेरिशेबल प्रॉपर्टी से मिला है, कैसा ही मिला है, तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करके वो बेनिफिशियरी के बेनिफिट पे वर्क करेगा। ठीक है ना, उसी के बेनिफिट के लिए वो ज्यादा वर्क करेगा rather than being एज अ पर्सन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। जब अपनी यूज करेगा, डिस्क्रिशनरी पावर तो है नहीं, जहां वो इन्वेस्ट करना चाहता है ये डिस्क्रिशनरी पावर तो है, तो यहाँ पे वही रूल लगेगा। डिसेबिलिटी में ना वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो जस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ठीक है ना, सेम वही बात कह रहा है सेक्शन 20 में। तो ये 10 जो है ड्यूटीज हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये जो 10 ड्यूटीज हमने पढ़ी हैं ये चैप्टर 3 में बताई गई है। चैप्टर 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 सेक्शन 11 to 20 ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी। उसके बाद क्या आती है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज 4 ही बताई थी, 10 ड्यूटीज 4 लायबिलिटीज। 4 लायबिलिटीज में ज्यादा लायबिलिटीज है नहीं, बस नॉर्मली उसमें लायबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया गया। क्या डिस्कशन है? जैसे सेक्शन 23 है लायबिलिटी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें क्या बताया गया सेक्शन 23 में कि सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट where the trustee commits a breach of trust he is liable to pay the loss। जितना लॉस, जिस वैल्यू से लॉस उसने क्रिएट किया है, किसी और पर्सन को गेन दिया है, रॉन्गफुल गेन है ना, आईपीसी पढ़ा था, रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन, बेनिफिशियरी को रॉन्गफुल लॉस कर रहा है, रॉन्गफुल गेन टू अनदर पर्सन, अपने बेटे को मान लो कर रहा है, तो वहां पे उसको उतना अमाउंट देना पड़ेगा जिस वैल्यू का उसने रॉन्गफुल कॉज किया है ट्रस्ट को। ठीक है ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। अगला क्या है? नो सेट ऑफ अलाउड। इसमें बताया था कि ऑर्डर 8 रूल 6 को यहाँ पे रीड करेंगे, सेक्शन 24 को ऑर्डर 8 रूल 6 में। सेट ऑफ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ए ने कहा बी के ऊपर 2000 है, उसने कहा मेरा 1500 आपके ऊपर उधार है, बी ने कहा ए से, तो उसने कहा ठीक है सेट ऑफ करके 500 रुपए आप हमको दे दो, तो ये उसने आपस में मिलकर सेट ऑफ कर लिया। बट ट्रस्टी के यहाँ पे सेट ऑफ अलाउ नहीं है, नो सेट ऑफ इज अलाउड अंडर सेक्शन 24। अगला क्या बता रहा है?
सेवरल लायबिलिटीज ऑफ को ट्रस्टी सेक्शन 27 में, कि भले ही इन्होंने ग्रुप में मिलके जो है कोई डिसीजन लिया हो और अपने अपने उसमें किया हो, बट लायबिलिटी इनकी सेवरल रहेगी। जिस प्रकार वो अकेले करता सेम वही लायबिलिटी रहेगी जब को ट्रस्टीज के साथ वो कोई डिसीजन लेगा। ठीक है, तो लायबिलिटीज कैसी होती हैं? सेवरल होती है सेक्शन 27 में। सेक्शन 29 में क्या कह रहा है? लायबिलिटी व्हेन बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट इज फॉरफिटेड बाय गवर्नमेंट। अब जब भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा कोई डिसीजन आया या फिर क्या हुआ, कोई अवार्ड हो गया कि लीगल जो है यहाँ पे एडजुडिकेशन हो गया कि इसके थ्रू हम इस बेनिफिशियरी का फॉरफिट कर ले रहे हैं इंटरेस्ट, तो जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाता तब तक हमेशा बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए कौन काम करेगा? ट्रस्ट प्रॉपर्टी को होल्ड करता रहेगा, है ना। ट्रस्ट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट में पढ़ा था ना कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता रहता है, चाहे गवर्नमेंट के गाइडेंस में करे, डायरेक्ट गवर्नमेंट की डायरेक्शन में करे। सहारा वाला आप ले सकते हैं एग्जांपल कि सहारा की प्रॉपर्टी खरीदी थी, बेनिफिशियरी जो थे ट्रस्ट मान लीजिए एक तो सहारा ट्रस्ट के नाम से, अब पर्टिकुलरली कुछ गबन हुआ, उसमें कुछ फ्रॉड हुआ मान लीजिए, तो बेनिफिशियरीज का इंटरेस्ट जो शेयर होल्डर्स थे उसके शेयर होल्डर्स को जो है कहा गया कि आपका इंटरेस्ट बचा हुआ है, प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के भी कंडीशन पे है, सेबी एक अथॉरिटी है, सेबी के पास सहारा की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी और उसके अकॉर्डिंग वो जो है एज ए ट्रस्टी हो गई। एक एग्जांपल ले सकते हैं कोरिलेशन के लिए। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई हमारे पास, कौन कौन सी? कि सबसे पहले चैप्टर 3 में बता दिया गया है कि आपका जो लायबिलिटीज और ड्यूटीज है वो सेक्शन 11 to 30 डिफाइन की गई है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? राइट्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी। ये कहां में बताया गया है? ये चैप्टर 4 में बताया गया है, सेक्शन 31 से लेकर 45 तक। तो 31, 32, 33, 34, 35 ये 5 राइट किसके हैं? ट्रस्टी के। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये क्या है? लायबिलिटीज है कि ड्यूटीज है? ड्यूटीज है। तो ड्यूटीज कितनी? 10 ड्यूटी बता दी गई है और यहाँ पे इसके राइट्स बताए गए 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। राइट टू टाइटल डीड, ये सेक्शन 31 में, कि उसके पास हमेशा वो डॉक्यूमेंट होंगे ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई मुकदमा चल रहा है उससे रिलेटेड, तो सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास होंगे? ट्रस्टी के पास, वो उसका अधिकार है। उसके बाद क्या कह रहा है? राइट टू रीइंबर्समेंट, यानी प्रतिपूर्ति की बात, कि कभी भी कोई भी लॉस होगा या कोई रीइंबर्स करना होगा कुछ पैसे को, तो वो कभी चार्ज क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा, सेक्शन 32 में उस पैसे को पूरा रीइंबर्समेंट करके वापस दे देगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? राइट टू इंडेमनिटी, यहां कह रहा है सेक्शन 33 में कि वो राइट टू इंडेमनिफाई करेगा, इंडेमनिटी देगा। सेक्शन 222, सेक्शन 222 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इंडेमनिटी की बात करता है। सेम वैसे यहां पे कर रहा है कि सेक्शन 33 प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन अदर देन अ ट्रस्टी हु हैज गेन एन एडवांटेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मस्ट इंडेमनिफाई द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, द ट्रस्टी to the extent of the amount actually received by such person under breach, and where he is beneficiary the trust has a charge on his the trustee has a charge on his interest for such amount। कोई पर्सन अगर रॉन्गफुली वो पैसा ले रहा है तो वो उसको भरेगा ही भरेगा, उसको इंडेमनिटी देनी ही देनी पड़ेगी ट्रस्टी को। अगर वो पर्सन कौन होगा? बेनिफिशियरी होगा, तो उसको अपने इंटरेस्ट से, अपना जो उसका इंटरेस्ट होगा उससे उसको मुआवजा देना पड़ सकता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? राइट टू टेक डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ सिविल ओरिजिनल जुडिक्शन से वो डायरेक्शन लेगा, कभी भी उसे एडवाइस की जरूरत होगी, डायरेक्शन की जरूरत होगी या फिर ओपिनियन की जरूरत होगी। किसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है उसके पास जो सब्सटेंटिव इन नेचर है, प्रोसीजरल इन नेचर है, तो वो बेहिचक विदाउट फाइलिंग अ इंस्टीट्यूशन, विदाउट इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, वो फाइल कर सकता है पिटीशन को और वहां पे वो ओपिनियन ले सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट राइट है वो क्या कहता है? कि राइट टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। उसने कहा कि जो राइट्स है उसका कि वो एक अकाउंट सेटल करेगा, उसे अकाउंट को ऑलरेडी क्लोज करेगा। मतलब क्या करेगा कि सेक्शन 35 प्रोवाइड्स दैट व्हेन द ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी such are completed, he is entitled to have the amount of his administration of the trust property examined and settled। उसका थॉरो एग्जाम करेगा और उसको सेटल डाउन करेगा।
तो लेखा जोखा वो बनाएगा, सारे ब्याज संबंधी जितना संबंधी उसको सही तरीके से सेटल डाउन करके वो जाएगा। ऐसे ही वो रेनाउंस करके अपनी ड्यूटी को नहीं आ सकता, उसे कंप्लीटली एकदम डिस्चार्ज होना पड़ेगा। डिस्चार्ज का लिटरल मतलब ही यही है कि कोई चार्ज वो क्रिएट करके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हुई कि वो किसी तरह का कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या देना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट भी देना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, अभिस्वीकृति। अभिस्वीकृति क्या है कि वो पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरे द्वारा किसी का कोई पैसा बकाया नहीं है, और कोई अगर बकाया करेगा तो नोटिस भेजा जाएगा फिर उसको, है ना। कि अगर मान लीजिए ट्रस्टी के सामने कोई आदमी आया और उसने कहा कि पर्टिकुलरली इस ट्रस्ट का इतना पैसा बकाया था जो ट्रस्टी महोदय ने मुझको नहीं दिया है, तो पर्टिकुलरली उस पर्सन को वो जवाब देगा, उसका रिइंबर्समेंट करेगा, सेटल डाउन करेगा उसके अकाउंट को। ये तो क्या थे, राइट थे 31, 32, 33, 34, 35। अब आ गए पावर्स में। पावर्स क्या कह रही है देखते हैं। जनरल पावर ऑफ ट्रस्टी क्या कहता है, सेक्शन 36 प्रोवाइड्स दैट इन एडिशन ऑफ द पावर एक्सप्रेसली कन्फर्ड इन दिस एक्ट एंड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट and subject to the restriction if any contained in section 17 impartial, trustee to be impartial, ठीक है ना। restrictions under the provision of section 17 a trustee may do all acts which are reasonable and proper for the realization, protection, benefit of the trust property and for the protection and support of the beneficiary who is नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब माइनर है वो, या तो फिर वो अनसाउंड माइंड का है, या डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय द कोर्ट, ठीक है ना। तो वो पर्सन कौन है, पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। अब अगला क्या कह रहा है कि पावर ऑफ सेल, सेक्शन 37 बता रहा है कि ट्रस्टी के पास पावर होगी कि वो सेल कर सकता है। क्या कहता है देखिए, that where the trustee is empowered to sell the trust property he may sell the same subject to the prior charges or not, or either together or in lots or by public auction or by contract and either one time or several times unless the instrument of trust provided। तो मतलब subject to the provisions of trust deed, वहां पे हम देख सकते हैं कि जो ट्रस्टी है वो उसके बेसिस पे काम करेगा, ठीक है ना। भले उस पे चार्ज हो ना हो, उसी के बेसिस पे उस जो पर्टिकुलर ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसकी सेल वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। अगर उसमें कोई प्रोविजन दिए हुए हैं जैसे पब्लिक ऑक्शन के लिए, तो अगर पब्लिक ऑक्शन के लिए बोला गया है तो वो वहां पे वो पब्लिक ऑक्शन कराएगा, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको जो है फुलफिल कराने की कोशिश नहीं करेगा। सेक्शन 37 के बारे में ये कह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड वाला आपका जो पावर है कि पावर टू वेरी इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 20 में जो है, सेक्शन 16 में उसने प्रॉपर्टी भेजी, पेरिशेबल प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को भेजने के बाद कुछ पैसे आए, उस पैसे को उसने इन्वेस्ट कर दिया सेक्शन 20 में। अब सेक्शन 20 में जाकर जो सिक्योरिटीज है उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। वो सिक्योरिटीज कौन कौन सी है, सेक्शन 2H शो क्या था, सेक्शन 2H सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इसमें जो लिस्ट दी गई है उसी लिस्ट में वो इन्वेस्ट कर सकता है, उससे बाहर नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो सिक्योरिटी जो है वो डिफाइन ऑलरेडी उसके एक्सप्लेनेशन में है, तो उसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें सेक्शन 2H रेफर किया गया है। फिर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 2H में लिस्ट दी गई है, वो लिस्ट में ही वो इन्वेस्ट कर सकता है, वही वही सिक्योरिटीज होंगी, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उन किसी सिक्योरिटीज में उसको लगा कि वो पैसा सेफ नहीं है, इनसिक्योर है, तो उस पैसे को वो ट्रांसफर कर देगा और जाके किसी और जगह पे वो उसे इन्वेस्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है, को ट्रस्टी कैन नॉट, सॉरी उसके बाद इसमें क्या बात कर रहा है कि नॉर्मली यहाँ पे उसने बात की कि आपका पर्टिकुलरली उसने इन्वेस्टमेंट वैरी कर दिया। अब पावर विद रिगार्ड टू मेंटेनेंस ऑफ माइनर बेनिफिशियरी, ये सेक्शन 41 में बताया गया है, ठीक है ना। तो माइनर कौन होगा, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है। तो यहाँ क्या बता रहा है, सेक्शन 41 प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय अ ट्रस्टी फॉर अ माइनर, such trustee may at his discretion pay the guardians
if any of such person or of such minor or otherwise apply for or towards his maintenance or education or advancement in life or the reasonable expenses of his religious worship, marriage, funeral, the whole or any part of the income to which he may be entitled in respect of such property, and such trustee shall accumulate all the residue of such income by way of compound interest for the benefit of the person who shall ultimately becomes entitled to the property from which such accumulation have arisen. ठीक है ना? तो वो बेसिक से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि जो बेनिफिट ट्रस्टी है उसके पास क्या एक पावर और है कि अगर कोई माइनर है तो उसके गार्जियन अगर उस समय वो गार्जियन एट रिटर्न हो या कोई भी ऐसा प्रॉफिट मिल रहा है जो उसकी मेंटेनेंस के लिए यूज हो रहा है या फिर रीजनेबल वर्शिप के लिए या फ्यूनरल के लिए मैरिज के लिए, तो उसका पैसा कौन देगा? वो पर्टिकुलर इनकम से आएगा जो उसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट की गई है, उससे इनकम मिल रही है, वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा उस गार्जियन के पास. ठीक है. पावर टू गेट रिसिट. तो रिसिट कहां देता है वो? सेक्शन 42 में, कि सेक्शन 42 प्रोवाइड्स दैट एनी ट्रस्टी मे गिव अ रिसिट इन राइटिंग फॉर एनी मनी सिक्योरिटीज और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी payable, transferable, deliverable to them or him by reason or in the exercise of any trust or power and in the absence of fraud, such receipt shall discharge the person who owned them. कुछ काम कराया गया है, उस काम कराने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट करी जाती है. बताया था एग्जाम्पल मॉल वाला, है ना? मॉल में क्या बताते एग्जाम्पल कि मॉल में ये कहता है वो कि जाते हैं हम लोग मॉल में खरीदारी करने, पर्टिकुलरली हम लोग गए, हम लोग ने अपना सामान परचेज किया, काउंटर में पहुंचे, काउंटर में हमने उसको कैश या पेमेंट किया और उसके बाद जो है उसने हमको एक रिसीट जनरेट की. रिसीट जनरेट करने के बाद हम जाते हैं बाहर, जब निकलते हैं तो एक गार्ड खड़ा रहता है, वो रिसीट को देखता है, रिसीट में पंच करता है, होल्ड करता है और उसके बाद हमको डिस्चार्ज कर दिया जाता है. तो उस रिसीट को देख के वो जो आदमी है, जो गार्ड है, वो हमको डिस्चार्ज देता है कि नहीं देता है? वो डिस्चार्ज यहाँ इसकी बात हो रही है. पर्टिकुलरली सेम वैसे ही ट्रस्टी भी कुछ काम कराता है और उसकी रिसीट जनरेट करता है. वो रिसीट जो होगी जिस पर्सन से वो काम कराया जा रहा है उसको एक डिस्चार्ज देती है, मतलब वो किसी तरीके का कोई भी बकाया धनराशि का भागीदार नहीं है, उसे कोई धनराशि उसको जो है अदा नहीं करनी है. कहाँ? ट्रस्टी के पास. पावर टू कंपाउंड. सेक्शन 43 में बताया है कि जब एक से ज्यादा टू और मोर ट्रस्टी एक्टिंग टुगेदर मे इफ as they think fit accept any composition or any security of for any debt for any property claim. तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी डेट को वो क्लेम कर सकते हैं. ठीक है. अलाउ एनी टाइम फॉर पेमेंट ऑफ एनी डेट इफ डिलेड. ठीक है ना? किसी भी टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. ठीक है. थर्ड क्या है? कॉम्प्रोमाइज, कंपाउंड, अबेंडन, सबमिट टू आर्बिट्रेशन और अदरवाइज सेटल डाउन एनी डेट, अकाउंट, क्लेम और थिंग whatever relating to trust. कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, आर्बिट्रेशन में जा सकता है, मीडिएशन करा सकता है. ठीक है ना? नेगोशिएशन के लिए भी वैलिड कर सकता है. वो सब बातें कौन करेगा रिलेट करके? वो ट्रस्टी करेगा, उसके पास पावर टू कंपाउंड है. ठीक है ना? उसके बाद क्या बात कर रहा है कि फॉर एनी ऑफ दोज पर्पसेस इंटर टू गिव, एग्जीक्यूट एंड डू सच एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ composition or arrangement to release and other things to them seem expedient. expedient मतलब उसके लिए युक्ति युक्त है, उसके लिए reasonable है, without being responsible for any loss occasioned by any act or things so done by them in good faith. good faith इस एक सेक्शन था 223 में. सेक्शन 223 में उसके बारे में बताया गया था कि पर्टिकुलरली अगर एजेंट भी कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करता, गुड फेथ में एजेंट भी इन्वेस्ट किया था, उसको उसकी जानकारी थी, कुछ ऐसा कुछ हो गया, फोर्स मेजेure हो गया कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया जिसकी वजह से कैलामिटी आ गई, ट्रस्टी डूब गई, या पर्टिकुलरली जहां इन्वेस्ट किया था वो कंपनी डूब गई, तो उसके लिए जिम्मेदार वो नहीं रहेगा. ठीक है ना? वही सेम ट्रस्टी के लिए भी है. तो ये हम लोग ने बात की क्या? राइट्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी की. ठीक है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत. और अभी हम लोग डिसेबिलिटी की बात किए थे. डिसेबिलिटी में क्या बात किए थे कि डिसेबिलिटी से सबसे पहले क्या बात की थी? सबसे पहला जो था वो था इसमें 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54 इसमें जो राइट्स है, इसकी डिसेबिलिटीज के बारे में पहली डिसेबिलिटी क्या है कि ट्रस्टी एक्सेप्टेंस के बाद रिनाउंस नहीं कर सकता है। उसके बाद ट्रस्टी फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है, मतलब डेलीगेटस नॉन पोटेंस डेलीगेरे, ठीक है। तो ये जो है फर्दर डेलीगेशन नहीं कर सकता है। उसके बाद को ट्रस्टी कैन नॉट एक्ट सिंगली, कभी भी जो है वो सिंगलहुड में वो वर्क नहीं करेगा, एकदम लिटरली उसको जो है अपने ग्रुप को साथ में लेके चलना पड़ेगा, अपने ट्रस्टीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। को ट्रस्टीज और बेनिफिशियरीज को अपने जो डिसीजंस हैं उसके बारे में उसको राय, उसकी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। उसके अलावा क्या है कि ट्रस्टी में नॉट चार्ज फॉर सर्विसेज, ऑलरेडी जब वहां पे बातें चल रही हैं उसका, जब वो स्किल डेवलपमेंट या उसने पर्टिकुलरली उस बेसिस पे जो है उसका अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नॉट टू यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन प्रॉफिट, वो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए ट्रस्ट प्रॉपर्टी को ओन नहीं करेगा। अगला क्या है, ट्रस्टी फॉर सेल और हिज एजेंट मे नॉट बाई, ट्रस्टी जो है अपने एजेंट के थ्रू या फिर बेनामी संपत्ति के थ्रू या फिर अपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करते हुए बायस बेसिस पे उसको जो है ट्रांसफर नहीं करेगा प्रॉपर्टी को, ठीक है, सेल नहीं करेगा, परचेज नहीं कराएगा। नेक्स्ट क्या था, ट्रस्टी नॉट टू बाय बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट विदाउट परमिशन, उसके जो परमिशन के बिना जो है उसके इंटरेस्ट को नहीं लेगा। परमिशन लेगा किससे, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और सिविल जुडिक्शन में भी जाएगा वो, और पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी का भी इंटरेस्ट को जब लेगा तो उसको पता होना चाहिए। पर कई बार ऐसा है कि बेनिफिशियरी उसके अगेंस्ट पे काम कर रहा है, जो बताया था पहले ही, ठीक है ना, तो वहां पे भी वो उसके इंटरेस्ट से चार्ज कर सकता है, तो उसके लिए भी यहाँ यूज हो सकता है। अगला क्या है, को ट्रस्टी मे नॉट लेंड टू देमसेल्व्स, अब जो को ट्रस्टीज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को लेंडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो पर्टिकुलरली क्या करेंगे, इस पर क्या था कि सेक्शन 54 प्रोवाइड्स दैट अ को ट्रस्टी और अ ट्रस्टी whose duty it is to invest the trust money on mortgage or personal security must not invest it in on mortgage by or on the personal security of himself or one of his co-trustee। तो ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा, क्या, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक है। तो ट्रस्टी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग ने देखा जो ट्रस्ट में क्रिएट होता है, ठीक है, और काफी अच्छी पावर्स दी भी गई है इसको, क्योंकि सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे मैकेनिज्म को संभालना, पूरा प्रबंधन, पूरा मैनेजमेंट, सब काम ट्रस्टी को करना पड़ेगा। और वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दी गई है सेटलर के पास से। सेटलर ने जो है, जब ऑथर जो था, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट जो था, उसने ट्रस्ट को जब क्रिएट किया तो उसने इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया एज अ ओनरशिप ट्रस्टी को फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरीज। जब बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरीज के लिए ट्रांसफर किया तो उसने ऑलरेडी ट्रस्टी ने बता दिया कि क्या क्या करना है इन सब पर्टिकुलर ट्रस्टीज को, क्या क्या ड्यूटीज है, क्या लायबिलिटीज है। हर स्पेसिफिक प्रोविजन में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि ट्रस्ट डीड के वो अकॉर्डिंग प्रोविजन ही रेगुलेट करेगा ट्रस्ट को, ठीक है। जब कभी भी कोई भी एम्बिग्विटी आती है, मतलब कंफ्यूजन आता है या किसी शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तब वो रेफर करेगा ट्रस्टी किसको, कोर्ट को, दिया गया है, बताया गया है, पावर भी है, उसकी राइट भी है, और रेफर करता है। पिटीशन फाइल करनी है उसको, बस कोई सिविल सूट दाखिल नहीं करना है, और उसका ओपिनियन ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, आपका ट्रस्टी। और जब ट्रस्टी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो जो ट्रस्टी जो है वो वहां पे उसको पावर्स, लायबिलिटीज और कई सारी ऐसी चीज देनी पड़ेगी ताकि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो। पर्टिकुलरली उसको परेशान होना पड़ेगा, उसके ऊपर डिसेबिलिटीज हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसीलिए ड्यूटीज और लायबिलिटीज को पहले बताया गया ताकि वो आर्बिट्रेरी ना हो जाए नेचर में, है ना। अब ट्रस्टीज को सीधे उसकी पावर बताई जाए और उसकी ड्यूटीज और लायबिलिटीज नहीं बताई जाए तो उसके आर्बिट्रेरी होने का चांसेस ज्यादा है। बाउंड्री तो पता होनी चाहिए कि मेरी पावर्स कहाँ से कहाँ तक है ना। वो जो है एडवर्स पोजीशन ना क्रिएट कर ले, कई सारे एस्पेक्ट सोच सकते हैं सोचने के लिए अगर बैठे तो, है ना।
तो ये कुछ चीजें थी जिसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ट्रस्टी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है, तो इसके अकॉर्डिंग लर्निंग का थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा लर्निंग का प्रोसेस ज्यादा है। पर सेक्शन 11 से 30 तक चैप्टर 3 बात करता है, सेक्शन 31 से 45 चैप्टर 4 बात करता है, चैप्टर 5 किसमें बात करता है, सेक्शन 46 से 54 तक। तो माइंड में जैसे ही आएगा चैप्टर 3 की बात हो रही है तो क्या बात होगी, उसकी ड्यूटीज के बारे में और उसकी लायबिलिटीज के बारे में, है ना। और चैप्टर 4 पे बात करेगा तो उसके राइट्स और पावर्स की बात हो रही है, और जब चैप्टर 5 की बात करेगा तो उसकी डिसेबिलिटीज की बात हो रही है। तो ये ट्रस्टी यहाँ पे पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। ठीक है, एक बार बेयर एक्ट में चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो उसके बाद फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, बेनिफिशियरीज के राइट्स और उनकी लायबिलिटीज के बारे में, जो बताया गया चैप्टर 6 और चैप्टर 60 में है। लायबिलिटीज के बारे में बता दिया गया सेक्शन 58-68 में, और उसके बाद उसकी लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उसकी भी कुछ राइट्स हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।